the ideal concept. सुप्रभात। कल वीडियो में हमने जाना था भूमि उपयोग के कारकों, अच्छे तरीके से हम लोगों ने जाना। आज उसका अगला टॉपिक मृदा संसाधन का। मृदा संसाधन आज जो हम जानेंगे वो मृदा संसाधन के अंतर्गत भूक्षरण और भू संरक्षण। भूक्षरण क्या होता है? भूक्षरण को भू अपरदन, भूमि अपरदन, निम्नीकरण, इन सब नामों से जानते हैं। भूमि का निम्नीकरण यह नाम से भी हम उसको जानते हैं। निम्नीकरण का या भूक्षरण का जो अर्थ होता है, भूक्षरण का वो अर्थ होता है भूमि में जो उर्वरता शक्ति, जो उसमें जो तत्व मौजूद होते हैं उसका ह्रास भूक्षरण का कहता है। भूमि का उससे निम्नीकरण होता है। भूमि को उस तत्व के ह्रास के कारण उसका जो उसमें जो उपजाऊ क्षमता होती है वह कम जाती है, यानी रसायन होता है वह कम जाता है। तो हम पहले जानेंगे कि भूक्षरण क्या है, यानी भूमि का निम्नीकरण क्या होता है। तो हमने उसका आंसर भी लिख दिया है, नोट कर लीजिएगा। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को भूक्षरण कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को भूक्षरण कहते हैं। अब हम इसको समझेंगे कि मृदा का जो कटाव है या बहाव है वह क्या होता है। हम क्या देखते हैं कि मृदा की जो बनने की जो क्रिया, मृदा जहाँ बनती है तो मृदा बनने के बाद मृदा का अपरदन होता है, यानी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? जैसे पर्वत है, मृदा निर्माण इस स्थान पर हो रहा है। यहाँ से क्या होता है? इसका अपरदन होता है। यहाँ से इसका अपरदन होता है। जब बारिश होती है, जब वर्षा होगी, हवाएं चलेंगे या पहाड़ की जो ऊंचाई पर हिमपात होता है, इनके पिघलने से भी मृदा का जब निर्माण होता है, यह मृदा यहाँ से अपरदन होता है और उसके माध्यम से जल के बहाव के माध्यम हो या अन्य किसी कारण, बहुत सारे प्राकृतिक कारण होता है, इसके चलते मिट्टी का कण यहाँ से चलेगा और क्या जल के साथ ढलकते ढलकते यहाँ पर आकर के अटकता है। क्या हुआ? यह मिट्टी का निर्माण यहाँ हुआ, लेकिन वह मिट्टी गया कहाँ? यहाँ। यानी यहाँ से यह मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को भूक्षरण करते हैं। तो मृदा तो यहाँ बना, इसका कटाव यहाँ से हुआ और बह करके कहाँ गया? यहाँ चला गया। यहाँ पर जो यह मिट्टी बना वह यहाँ पर ना रह करके और यहाँ चला गया। इसको कहा जाता है कटाव, बहाव। यहाँ से मिट्टी थी, मिट्टी कट करके पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से बह के और यहाँ आके अटक जाए। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि मिट्टी जहाँ से निर्माण होती है वहीं से
उसका अपरदन होता है कहीं और जा करके या बैठ जाता है। फिर यहाँ से भी इसका अपरदन किसी कारण से हो जाएगा। तो इसमें जो ह्यूमस की मात्रा होती है या मृत जीवों की जो मात्रा होती है या इसका जो गुण होता है उस गुण में ह्रास होते जाता है। या मिट्टी के अपरदन से क्या होता है कि यह जो अपरदन की क्रिया है इस क्रिया से इसमें संतुलन बना रहता है। संतुलन क्या बना रहता है कि एक जगह तो हम देख रहे हैं कि दोनों क्रिया साथ चलती है, मिट्टी निर्माण की क्रिया और अपरदन की क्रिया दोनों साथ चलते हैं। एक जगह पर इसका निर्माण हो रहा है, दूसरे स्थान पर यह इसका जो है सो अपरदन हो रहा है। तो एक स्थान पर मिट्टी का बनना और अपरदन की क्रिया दोनों साथ साथ होती है, इससे दोनों का संतुलन बना भी रहता है। इसके कारण संतुलन बना रहता है, परंतु मानव के कुछ क्रियाकलापों के चलते इसका संतुलन बिगड़ जाता है। मैंने कहा कि मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया और अपरदन की प्रक्रिया दोनों एक साथ चलता है, जिससे यह संतुलन बनी हुई रहती है, यह बिगड़ता नहीं है। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के चलते इसका संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे पशुचारण के द्वारा जो मिट्टी का ह्रास होता है, इसके बाद खनन के द्वारा उसका ह्रास होता है, निर्माण के द्वारा उसका ह्रास होता है। तो बहुत सारे चीजें, या फिर अगर हम यूँ कहें कि हम जब किसी फसल को उगाते हैं तो उसमें सिंचाई होती है और सिंचाई के कारण जो है वहाँ क्या मिट्टी जो है उसमें से जो अधिक सिंचाई के कारण, यह बात नहीं है कि वो सिंचाई अगर न करेंगे तब तो फसल का नुकसान ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें अधिक सिंचाई कर देते हैं तो अधिक सिंचाई करने के बाद जलाक्रांता की स्थिति आ जाती है। जैसे पंजाब का क्षेत्र है जहाँ पर कि मिट्टी जो है उसमें लवण की मात्रा यानी नमक की मात्रा जो है सो अधिक हो गई। मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक हो गई, यानी पानी में जो है उसमें खनिज लवण होते हैं, उसमें भी नमक की मात्रा पाई जाती है। जो भौम जल होता है उसमें और अधिक से अधिक सिंचाई करते हैं तो वह नमी पानी जो है पुनः जमीन तो सोख लेती है, कुछ वाष्प बनकर टूट जाता है, पौधे उसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन लवण जो है वह मिट्टी की परतों पर बैठ जाती है। बैठने के बाद क्या होता है कि जब उसमें अन्य फसल, अब हम अगला फसल लगाएंगे तो वह फसल उग ही नहीं पाता, वह ऊपर की मिट्टी पूरा टाइप का हो जाता है। तो इससे भी मिट्टी की ह्रास होती है। तो यह मिट्टी, यह मृदा ह्रास का यह कुछ कारण है जिसके चलते मिट्टी का जो गुण होता है वह गुण में कमी आ जाती है। इसके बाद है कि अवनायिका क्या है। अब अवनायिका के बारे में जानते हैं तो इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाते हैं। बहता जल यानी जब पानी का कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी ही पानी होती है और अगर वह ऊंचाई पर जैसे बर्फ का जो क्षेत्र, बर्फीला जो क्षेत्र होता है, जैसे जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बर्फ की चादर बड़ी जमा है। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि वह वहां से पिघलना शुरू करता है। जैसे ही पिघलना शुरू करता है तो वह अपने साथ साथ मिट्टी को भी काटते हुए आता है। या फिर कोई ऊंचाई का क्षेत्र, समतल भूमि में कोई ऊंचाई का क्षेत्र अगर अधिक वर्षा होने लगी तो वर्षा के कारण क्या होता है कि वहां पर इस तरह के नालिकाएं बन जाती हैं, इस तरह की नालिकाएं बनती हैं। तो इस तरह का जब नालिकाएं बनती हैं, जगह जगह क्या होता है कि बहुत ज्यादा गड्ढे हो जाते हैं, नाला कटा
नाले के टाइप का ये कुछ नालिकाएं बन जाती हैं और यह नालिकाएं के इसी को जो है सो अवनालिका कहते हैं, इसी को अवनालिका कहते हैं। तो जब पानी अधिक मात्रा में बहती है तो बहुत सारे वाहिकाएं बनते हैं, वाहिकाएं यानी छोटे छोटे नाले बनते हैं और एक स्थान पर ऐसा स्थिति आ जाता है कि बहुत बड़ा कुछ जैसे ये इधर से आएगा और यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से आएगा यहाँ मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इस क्षेत्र का जो पानी है वह पूरा इसमें आ गया, इस नालिका में आ गया, यह थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, यह थोड़ा नहीं है। इसमें जैसे जैसे पानी की मात्रा अधिक आती जाएगा यह अपना रास्ता बड़ा करते जाएगा और यह गहरा हो जाता है। ऐसा भूमि जोतने योग्य नहीं रहता। ऐसे भूमि को कैसे जोतेंगे, गड्ढे हो जाते हैं कई जगहों पर, यानी गहरी नाला बन जाती है तो गड्ढे हो जाते हैं, उसी गड्ढे को वह जोतने योग्य नहीं होती है, तो इसे हम उत्खात भूमि या बैचलैंड के नाम से भी जानते हैं। और हमारा जो बिहार है वह चंबल बेसिन, जहाँ चंबल बेसिन है उस चंबल बेसिन में इसी को खड्ड के नाम से भी जानते हैं, इसे रेवेन कहा जाता है। तो यह भूमि क्षरण की प्रक्रिया को हमने जाना। अब जानते हैं कि भूमि क्षरण कितने प्रकार के होते हैं या किन किन रूपों में होता है। यह तो हमने जाना कि इससे तो हमें यह जान गया कि मिट्टी का बहाव जो है या मिट्टी का निम्नीकरण या उसके गुणों में जो ह्रास होती है वह मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा होता है, क्योंकि मानव संसाधन का अधिक से अधिक दोहन करता है और वह कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान है। भूमि एक नवीन और प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इस पर ही पूरे जीवन जितने भी जीव हैं, जो भी जीव हैं वो सब इसी पर निवास करते हैं, उनका जीवन यापन यही होता है। इसे बचाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो हम इसके संरक्षण की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने जाना कि इससे जो है मिट्टी की जो निम्नीकरण हो रहा है, इस निम्नीकरण इस तरह से अगर होता रहे तो फसल हम कहाँ उगाएंगे, खाने के लिए जो अनाज उगाते हैं वह कहाँ उगाएंगे, स्वाभाविक है कि वह नहीं उग पाएगा। तो हम भी जाएंगे और जो या फिर अगर हमारा जीवन सही से अगर निकल जाता है तो जो आने वाली पीढ़ी है उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस स्थिति को देखते हुए हम क्या करते हैं कि इसको संरक्षण, भूमि क्षरण के बाद हमको संरक्षण की क्रिया को भी समझें। सबसे पहले हम अपरदन के कुछ और चीजों को जानते हैं। एक अपरदन की क्रिया जिसका नाम है चादर अपरदन या चादर अपरदन क्या होता है। तो चादर अपरदन होता है कि पर्वतीय क्षेत्र का वह भाग होता है, नहीं, पर्वतीय क्षेत्र का वह भाग जहाँ पर जल अधिक मात्रा में होता है। और जब जल अधिक मात्रा में होती है यानी जल पूरे पर्वतीय क्षेत्र को ढके हुए रहता है, वह चूंकि बर्फ नहीं जल नहीं होता है, वह बर्फीला क्षेत्र होता है, वहाँ पर हिमपात के रूप में बर्फ के रूप में जल जमा रहता है। और वह जब पिघल करके और ढाल की ओर से बहता हुआ, यानी यहाँ से मैंने बताया था कि यह ढाल की ओर से बहते हुए आगे की ओर निकल जाता है, या तो यह अपने साथ साथ मिट्टी को भी लेकर के यहाँ से निकल जाता है। इसी को चादर अपरदन कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं चादर अपरदन।
दूसरा है पवन अपर्दन। पवन अपर्दन क्या होता है कि जब देखे होंगे जब भी हवाएं चलती है तो एक मंद हवा होती है जो हमारे लिए, हवा तो हमारे लिए जरूरी ही है, लेकिन यही हवा की गति जब अधिक तेज हो जाती है उस समय क्या होता है कि आप देखते होंगे कि धूल और कण उड़ना शुरू करता है। उड़ना शुरू करता है या क्या होता है, या फिर मिट्टी का कण होता है, मिट्टी का कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चला जाता है, यानी यहाँ की मिट्टी को हवा अपने साथ उठाया और कहीं और जाके रख दिया। तो यह भी भूमि या मृदा अपरदन का, यह भी मृदा अपरदन का एक भाग है, यानी हवा से भी मृदा अपरदन होती है। जैसे राजस्थान का अगर बात करें हम तो वहाँ धूल भरी आंधी चलती है। अपने भारत की अगर चर्चा करें तो कई जगहों पर इस तरह की हवाएं चलती हैं जो अपने साथ मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, इन क्षेत्रों में क्या होगा कि खेती करने का तरीका को बदल देना पड़ता है ताकि हवा के माध्यम से मिट्टी का कण जो है ऊपर न उठ सके, क्योंकि ऊपरी जो हवा जिस कण को उड़ा रहा है वही उसी में तो ह्यूमस होती है, और वही अगर न रहेगा तो फसल अच्छी नहीं होती। तो इस तरह से पवन अपरदन होता है, चादर अपरदन होता है, जल के द्वारा अपरदन होता है। तो हम इन सब चीजों को रोकने के लिए कुछ संरक्षण के उपाय किया गया। कुछ संरक्षण के उपाय किया गया, क्या किया जाता है, जैसे हम अगर पहाड़ी क्षेत्र की चर्चा करें, मैदानी क्षेत्र में भी भूक्षरण होता है क्योंकि हवाओं के द्वारा होती है, लेकिन जल के द्वारा उतनी नहीं होती है। लेकिन जिस समय बाढ़ आती है उस समय जैसे गंगा का मैदानी भाग है तो वो गंगा के चपेट में आ जाता है, यानी गंगा नदी के किनारे वाला भाग जो है अपने साथ मिट्टी को काट कर कहीं और लेकर के चली जाती है, या कोई भी नदी हो। तो इस तरह की क्रिया मैदानी भाग में भी होती है। लेकिन मिट्टी का बहाव सबसे अधिक कहाँ होता है, पहाड़ी क्षेत्र। कैसे होता है, यहाँ जो हमने उदाहरण के रूप में जान चुका। तो इस जगह पर जो खेती होती है वह खेती करने का तरीका ही बदल देते हैं। क्या होता कि ये पहाड़ का ढाल है, पहाड़ का यह ढाल है, ये पहाड़ का ढाल, यह पहाड़ का ढाल है। यहाँ पर खेती करने की तरीका कैसे होती है, अब जो यहाँ पर जो हम ये पहाड़ की जो ढाल है तो इस पर अगर हम खेती करते हैं, इस पर अगर हम खेती करते हैं या उठा हुआ जमीन, इस पर अगर हम खेती करते हैं तो खेती कैसे करते हैं, खेती समुच्च रेखीय तरीके से करते हैं, समुच्च रेखीय तरीके से करते हैं। कैसे, यानी यहाँ पर जो हल जोता जाएगा वह इस अनुसार से हम नहीं जोता जाएगा, इस अनुसार से अगर हम जोतते हैं तो यह सीधा जो है यह नाला बना रही किधर की ओर, नीचे की ओर। अगर बारिश होती है, अगर यहाँ पर वर्षा होती है तो यह मिट्टी का कटाव अधिक करेगा, यहाँ पर क्या रह जाएंगे, केवल कंकर और पत्थर रह जाएंगे जो जिसमें कि हम फसल नहीं उगा सकते हैं। तो इस स्थान पर हम इस तरह जो है जुताई नहीं करेंगे। जुताई कैसे करेंगे, हम एक समुच्च रेखीय जुताई करेंगे। समुच्च रेखीय यानी हम इस तरह से जुताई, अब क्या है, अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इस तरीके से अगर हम जुताई करते हैं तो वर्षा का पानी जब इधर की ओर आती है यह यहाँ पर रोकती, वर्षा की गति, वर्षा का जो पानी है या जो भी पानी यहाँ से बहकर गया उस पानी को यहाँ पर रोक दिया गया।
यहाँ पर रोक दिया गया, यहाँ इस तरह से यह पानी जो है डायरेक्ट अगर इस तरह से अगर रहती तब तो यह डायरेक्ट इधर की ओर आ जाता, लेकिन यहाँ पर अब यह डायरेक्ट में आकर के क्या हो रहा है कि पानी रुक रुक के आ रहा है। अब जब पानी रुक रुक के आएगी तो पानी में वह गति नहीं रह जाएगा जो उसमें अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकती, उसकी शक्तियां क्षीण हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर मिट्टी अपरदन होगी, अपरदन की क्रिया तो की होगी लेकिन बहुत कम मात्रा में होगी। यहाँ जो अपरदन की क्रिया होगी वो बहुत ही धीमी मात्रा में। दूसरी चीज क्या होती है, इसको और बेहतर बनाने के लिए, इसको और बेहतर करने के लिए हम एक और इसमें एक तरीका अपना लेते हैं जिसे पट्टिका कृषि कर, इसे समुच्चय इसे हम समुच्चय जुताई, इसे समुच्चय जुताई करते हैं। तो यह समुच्चय जुताई है, इसमें वर्षा की पानी का जो गति है या इस यहाँ पर जो पानी की जो गति थी उस गति को धीमा कर दिया गया इस तरह की जुताई करके। इसको और मृदा की गति, मृदा अपरदन को यहाँ पर और कम करने के लिए इसमें हम कुछ और चीज करेंगे, उसको कहते हैं पट्टिका कृषि। पट्टिका कृषि क्या होता है कि हम इसी में क्या करेंगे, यानी खान में हम क्या करते हैं कि इस स्थान जो मेर है, यहाँ जो मेर यानी प्रत्येक मेर के निकट समुच्चय या तो इस तरह से जुताई करेंगे जिसके चलते बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या होता है कि पानी जो है जब भी वर्षा होगी पानी यहाँ पर अटका रहेगा और यह जो है पानी को सोख लेगा। एक तो यह फायदा होता है, दूसरा क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर वर्षा होती है तो उस ज्यादा वर्षा के कारण यहाँ ये सब जगहों पर जो पानी पानी भर के और बाहर की ओर गिरने लगता है, तो उसके साथ मिट्टी भी गिर न जाए इसके चलते क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे कुछ घास लगा देते हैं, इस स्थान पर कुछ घास लगा देते हैं ताकि मिट्टी ना कटे। घास की जड़ मिट्टी को पकड़े हुए रहती है ताकि मिट्टी ना कटे और पानी उसके उस घास के ऊपर से आ जाए। तो इसे ही पट्टिका कृषि करते हैं, यानी एक पट्टी लगा दिया है। क्या करते हैं कि यह जो खेत का यह जो टुकड़ा है, खेत का यह जो टुकड़ा है, इस टुकड़े में हम क्या करते हैं कि एक पट्टी लगा देते हैं। किसकी पट्टी लगाते हैं? घास की पट्टी लगाते हैं ताकि हवा की जब झोंका है तब या जब इस तरह की कृषि जब करते हैं तो अधिक वर्षा आ जाए तब हमारा वह फसल नुकसान ना हो, इसके चलते हम यहाँ पर क्या करते हैं घास की पट्टी लगा देते हैं जिसे पट्टिका कृषि के नाम से जानते हैं। इसके बाद भूमि ह्रास के कुछ और भी कारण है, वो भी मानवीय कारण है। हम ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने के लिए हम क्या करते हैं कि रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। अब जब रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव को हरास होती है, जैसे एंड्रीन नामक रसायन का प्रयोग हमेशा पौधों को बचाने के लिए होता है। तो
उस तरह के रसायन का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उससे में जो शक्ति है, उस दवाई में जो शक्ति है, उस रसायन में जो शक्ति है, इससे क्या होता है कि मेढक की प्रजाति को नष्ट कर, मेढक में इस तरह का जो क्रियाकलाप कर देता है जिससे कि वह उसका जो प्रजनन की क्षमता वही कम जाती है। तो इस स्थिति में मेढक प्रजनन नहीं कर पाएगा। जब मेढक प्रजनन नहीं कर पाएगा तो कहीं न कहीं जो कीटों की संख्या है वह बढ़ जाएगा। एक तरफ क्या हो रहा है कि एक जीव का ह्रास हो रहा है, दूसरे जीव की का विकास हो रहा है, तो इस वातावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि वातावरण को संतुलित रखने के लिए यहाँ पर प्रत्येक जीव परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसे रसायनों का प्रयोग न करें जिससे कि किसी जीव को खतरा होता है। दूसरी बात क्या होता है कि इससे जलीय जीव का भी खतरा हो जाता है। जैसे अगर हम नदी के किनारे में भी खेत होती है तो वैसे खेतों में हम अगर छिड़काव करते हैं और संयोगवश कहीं बारिश हो गई, उसी समय जिस समय हम छिड़काव करते हैं तो वह रसायन डूबकर कहाँ चला जाएगा, वह बह करके नदी में चला जाएगा, जिससे कि नदी में जो जलीय जीव है वह नष्ट हो जाएगा। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना होगा कि रासायनिक के जगह पर जैविक खाद का प्रयोग करना होगा, जैविक रसायन का प्रयोग करना होगा। इससे हमारे जमीन की उर्वरता जो शक्ति है वह भी नहीं कमेगा और किसी जीव को नुकसान भी नहीं होगा, हमारा फसल भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से कुछ हमें भी इसके बचाव में कुछ हमें भी आगे आना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि हम लोग भी देखते रहते हैं कि कहीं पर पेड़ कट रहा है और हम लोग ऐसे ही चुपचाप चले जाते हैं, उसको रोकना भी जरूरी है। कारण क्या होता है कि वह भी कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है। कहीं ना कहीं क्या उससे तो वो एक कहावत है कि वन है तो हम हैं, तो उसको भी रोकना होगा। और वन कहीं ना कहीं मिट्टी या पत्थर को रोकता है, इस वजह से भी उसको रोकना है। तो आज के वीडियो में हमने जाना मिट्टी अपरदन के बारे में, यानी भू संरक्षण और भू क्षरण के बारे में, भू क्षरण और भू संरक्षण के बारे में। उम्मीद है वीडियो में हर चीज को मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ और उम्मीद है कि इससे आप लोग समझ जाएंगे। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें या 3 बार देख लें, और तब भी अगर ना समझ में आए तो जहाँ ना समझ में आए वो हमें कमेंट करके लिखें, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। धन्यवाद।